साल 1991। ये सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की आर्थिक कहानी को कह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, एक ऐसा फैसला जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक की पूरी दिशा ही पलट दी। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के उसी ग्रेट इकोनॉमिक रीसेट की। लेकिन सवाल तो यह है कि कोई भी देश अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी का रीसेट बटन आखिर दबाता कैसे है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि भारत को इतना बड़ा, इतना जबरदस्त कदम उठाना पड़ा? चलिए आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। 1991 के ये जो सुधार थे ना, ये कोई बहुत सोचा समझा, पहले से बनाया हुआ प्लान नहीं था। नहीं, ये एक मजबूरी थी, एक बहुत ही गहरे संकट से बाहर निकलने का कह लीजिए आखिरी रास्ता था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि भारत की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर आ खड़ी हुई थी। अब ये संकट कोई रातों रात नहीं आया था। इसकी जड़ें दशकों पुरानी थीं, हमारी आज़ादी के बाद से चली आ रही आर्थिक नीतियों में। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ सरकारी कंपनियां थीं जो देश के संसाधनों पर एक तरह का बोझ बन चुकी थीं। दूसरी तरफ प्राइवेट इंडस्ट्री का हाल ये था कि हर छोटे बड़े काम के लिए लाइसेंस और परमिट चाहिए थे। इसी को नाम मिला परमिट लाइसेंस राज का, जिसने सही मायनों में इनोवेशन और तरक्की का गला ही घोट दिया था। अच्छा, हमारे बाजार भी दुनिया से कटे हुए थे, तो कंपनियों को अपनी क्वालिटी सुधारने की कोई वजह ही नहीं दिखती थी, कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। और इन सब के ऊपर सरकार का कर्ज था जो आसमान छूला था। और फिर वो साल आया, 1991। ये सारी की सारी समस्याएं एक साथ मिलकर एक ऐसे भयानक वित्तीय संकट में बदल गईं जिससे अब टाला ही नहीं जा सकता था। हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश के पास मुश्किल से कुछ हफ्तों के इंपोर्ट का बिल चुकाने लायक ही विदेशी मुद्रा बची थी। सीधी भाषा में कहें तो खजाना लगभग खाली हो चुका था। तो इसी भयानक संकट से निकलने के लिए सरकार एक 3 तरफा एक्शन प्लान लेकर आई। एक ऐसा प्लान जिसे आज हम सब LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला था L यानी लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। इसका सीधा सा मतलब था इकोनॉमी पर से सरकारी कंट्रोल की जो मजबूत पकड़ थी उसे ढीला करना। लाइसेंस और नियमों के जिस जाल में सब कुछ फंसा हुआ था उसे हटाकर बाजार को एक तरह से सांस लेने की जगह देना। सरकार ने तय किया कि अब वो ड्राइवर सीट पर नहीं बैठेगी, बल्कि एक फैसिलिटेटर बनेगी जो रास्ता दिखाएगी। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं थीं, एक्शन भी फौरन लिए गए। ज्यादातर उद्योगों के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म, उसे ही खत्म कर दिया गया। फाइनेंशियल सेक्टर में बड़े सुधार किए गए। रिजर्व बैंक की भूमिका को एक सख्त रेगुलेटर से बदलकर इकोनॉमी का मददगार बनाया गया। इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती हुई। और हां, रुपए की कीमत को भी आजाद करके बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया गया। LPG में दूसरा था P यानी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अब इसका मकसद बिल्कुल साफ था। देखिए, जो सरकारी कंपनियां लगातार घाटे में चल रही थीं या कह सकते हैं कि ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, उनका मैनेजमेंट और मालिकाना हक प्राइवेट सेक्टर को सौंपना, ताकि उनमें एक नई जान फूंकी जा सके और वो ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा कुशल बन सकें। और फिर आया तीसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी कदम, G यानी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इसका मतलब था भारत के इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल देना। दशकों से जो हम एक बंद अर्थव्यवस्था वाली सोच लेकर चल रहे थे, उसे छोड़कर दुनिया के साथ व्यापार और निवेश के रास्ते पर आगे बढ़ना। और इसके लिए भी कई बड़े बड़े फैसले हुए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो पाबंदियां थीं, हटाई गईं। इंपोर्ट लाइसेंस का जो पूरा सिस्टम था, खत्म कर दिया गया। और ये बहुत बड़ी बात थी, पहली बार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs को भारतीय बाजारों में पैसा लगाने की इजाजत मिली। FDI यानी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी खूब बढ़ावा दिया गया। और हां, यहीं से भारत के IT सेक्टर में आउटसोर्सिंग का वो दौर शुरू हुआ जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये तो थे सुधार, लेकिन इनका असर क्या हुआ? जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। सच में भारत की अर्थव्यवस्था ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। एक बिल्कुल नए आर्थिक युग का आगाज हो चुका था। और इसके लिए हमें सिर्फ बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं, आंकड़े खुद गवाही देते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। 1980 से 91 के बीच भारत की GDP ग्रोथ रेट करीब 5.6% के आसपास घूम रही थी। लेकिन इन सुधारों के बाद 2007 से 2012 के दौर में ये बढ़कर 8.2% तक पहुंच गई। ये कोई मामूली उछाल नहीं था, ये एक जबरदस्त छलांग थी।
और अब जरा विदेशी निवेश के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। 1990-91 में जहां भारत में सिर्फ $100 मिलियन का विदेशी निवेश आता था, वो 2017-18 तक बढ़कर $30 बिलियन हो गया। मतलब रातों रात दुनिया की नज़रों में भारत एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन गया था। तो सवाल ये है कि इस ग्रोथ को चला कौन रहा था, इसका असली इंजन कौन था? जवाब है सर्विस सेक्टर, जिसका इकोनॉमी में लगभग 60% हिस्सा था। और इस सर्विस सेक्टर का भी जो सबसे बड़ा हीरो था, वो था हमारा आईटी सेक्टर। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि भारत ने दुनिया के बाकी देशों की तरह पहले मैन्युफैक्चरिंग और फिर सर्विस सेक्टर वाला रास्ता नहीं पकड़ा। नहीं, हमने तो सीधे सर्विस सेक्टर की सुपर हाईवे पर छलांग लगा दी। और नतीजा ये हुआ कि भारत आईटी सॉफ्टवेयर, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और हाँ, फार्मास्यूटिकल्स का एक ग्लोबल पावर हाउस बनकर उभरा। अब हमारी भारतीय कंपनियां सिर्फ भारत में नहीं खेल रही थीं, बल्कि दुनिया के मंच पर बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों को टक्कर दे रही थीं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस चमचमाती ग्रोथ स्टोरी का एक दूसरा थोड़ा स्याह पहलू भी था, क्योंकि इस तेज रफ्तार की एक कीमत भी चुकानी पड़ी थी। तो चलिए अब जरा तस्वीर के उस दूसरे रुख पर भी नजर डालते हैं। ये जो टेबल है, ये पूरी तस्वीर को एक ही फ्रेम में बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ क्या था? तेज जीडीपी ग्रोथ, दुनिया से इंटीग्रेशन, बढ़ावा कंपटीशन और हाई फॉरेन रिजर्व्स, सब कुछ बढ़िया। लेकिन दूसरी तरफ की कहानी क्या थी? जॉबलेस ग्रोथ, बढ़ती हुई असमानता, कृषि क्षेत्र की अनदेखी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई सुस्ती। इनमें से जो सबसे बड़ी आलोचना हुई, वो थी जॉबलेस ग्रोथ की। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था, एक पैराडॉक्स। सोचिए, इकोनॉमी तो रॉकेट की रफ्तार से भाग रही है, लेकिन उस हिसाब से अच्छी क्वालिटी नौकरियां पैदा ही नहीं हो रही। और भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी चिंता की बात थी। और इसका असर हमारे समाज पर भी बहुत गहरा पड़ा। 2011-12 तक देश के 94% कामगार इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे। मतलब न कोई जॉब सिक्योरिटी, न कोई सोशल सिक्योरिटी। इन सुधारों का ज्यादातर फायदा ऊपर के हाई इनकम ग्रुप्स और मिडिल क्लास तक ही सिमट कर रह गया। गांव और खेती पर ध्यान कम हो गया, कृषि में सरकारी निवेश लगातार घटता गया, और तो और बाहर से आने वाले सस्ते सामान ने हमारे घरेलू छोटे मोटे उद्योगों की कमर तोड़ दी। वो कंपटीशन में पिछड़ने लगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि 1991 के इस इकोनॉमिक रीसेट की असली लेगेसी, असली विरासत क्या है? इसने भारत को आखिर किस तरह का देश बना दिया? इसे शायद हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए भारत एक बहुत बड़ी बंद फैक्ट्री थी और 1991 में उसने अचानक अपने सारे दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। नतीजा? कुछ डिपार्टमेंट्स में तो जबरदस्त इनोवेशन हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई, वो चमक गए। लेकिन कई दूसरे डिपार्टमेंट्स इस तूफानी बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और वो बस संघर्ष करते रह गए। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। इस रीसेट ने एक नए, आधुनिक, चमचमाते भारत को जन्म दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस नए भारत में एंट्री की कीमत देश के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज इतने सालों बाद भी उतना ही मौजू है और शायद हमें हमेशा सोचते रहने पर मजबूर करता है।